गुड मॉर्निंग। लेखपाल या पटवारी के रूप में कार्य करने के इच्छुक जॉब की तलाश कर रहे सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि लेखपाल या पटवारी का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, उसे कार्य क्या करना होता है, वेतन कितना मिलता है, पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है, प्रमोशनल एवेन्यूज़ क्या हैं, ट्रेनिंग कितने समय की होती है और ट्रेनिंग के दौरान उसे कितना मिलता है। इसके अलावा छुट्टियां कितनी मिलती हैं और अन्य क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, इन सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देश के हर राज्य में लेखपाल या पटवारी का नेचर ऑफ जॉब जो है वो एक जैसा ही होता है। राज्य में किसी राज्य में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है और साथ ही साथ सैलरी में भी 1000-2000 का फ़र्क पड़ता है। अदरवाइज़ सेवा शर्तें और कार्य वही होते हैं जो कि यूपी के लेखपाल के होते हैं। अब जैसे मध्य प्रदेश में या राजस्थान में है तो ट्रेनिंग 2 साल की होती है, यूपी में ट्रेनिंग 1 साल की होती है। राजस्थान में ट्रेनिंग के दौरान फ़िक्स पे 14,600 मिलती है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया जाता। जबकि उत्तर प्रदेश में सैलरी और साथ साथ अदर अलाउंसेज भी मिलते हैं। राजस्थान में जब पोस्टिंग हो जाती है तो 20,800 बेसिक सैलरी जो है दी जाती है और प्लस अलाउंसेज, जबकि उत्तर प्रदेश में 21,700 और अलाउंसेज। तो चलिए आइए जान लेते हैं विस्तार से कि उत्तर प्रदेश में लेखपाल को क्या कार्य करना पड़ता है और उसे सैलरी अलाउंसेज क्या मिलते हैं, छुट्टियां कितनी मिलती हैं और अन्य क्या क्या सुविधाएं हैं, प्रमोशंस के एवेन्यूज़ क्या हैं। ये सारी चीज़ें विस्तार से जान लेते हैं तो इससे आपको देश भर के जहाँ भी जिस भी राज्य में लेखपाल या पटवारी के रूप में जो है आप जॉब सीख करना चाहते हैं तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं यूपी के लेखपाल के बारे में। तो पहले चर्चा कर लेते हैं कि राजस्व लेखपाल के कार्य क्या हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपका चयन यूपी SSSC के द्वारा कराया जाएगा। जब आप एज ए लेखपाल ज्वाइन करेंगे तो पहला काम तो ये होगा कि आपको किसी एक हलके का चार्ज दिया जाएगा। उस हलके में 3 या 4 या 5 राजस्व ग्राम होंगे। तो उन राजस्व ग्रामों की जितने भी भूमि संबंधी अभिलेख हैं, खतौनी, खसरा, नक्शा, ये आपको चार्ज में दिए जाएंगे। आपको एक बस्ता रखना पड़ेगा। उन बस्तों में, उस बस्ते में आप ये सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे, सुरक्षित रखेंगे। साथ ही साथ आप इसको अपडेट भी करते रहेंगे। खतौनी के भीतर किसी भी राजस्व ग्राम में जितने भी काश्तकार हैं उनका नाम होगा, उनके नाम कितनी ज़मीन है। और खसरे में किसी भी काश्तकार ने किसी भी ज़मीन पर किसी भी गाटा संख्या पर कौन सी फसल बोई है। और जो नक्शा होता है, पूरे राजस्व ग्राम का एक नक्शा आपको मिलेगा और उसमें गाटावार नक्शा बना होता है, उससे आपको पैमाइश में हेल्प मिलती है। अब आपको करना क्या होता है, खतौनी में किसी ने ज़मीन बेची खरीदी तो उसका नाम आपको दर्ज करना होता है आदेश, राजस्व न्यायालय से आदेश के बाद। किसी खातेदार की मृत्यु हो गई तो उसका आपको वरासत दर्ज करनी होती है। खसरे में आपको फसलों का क्षेत्रफल दर्ज करना होता है। किसी गाटा संख्या में गेहूं कितना बोया गया, चना कितना बोया गया, मटर कितनी बोई गई, धान कितना बोया गया, ये सारी चीज़ें। और इसके बाद आपको जिन्सवार तैयार करना होता है। जिन्सवार मतलब किस पूरे राजस्व ग्राम में कितने क्षेत्रफल में गेहूं बोया गया, कितने क्षेत्रफल में धान बोया गया, कितने में मटर बोई गई, कितने में सरसों बो गई, ये सारी चीज़ें आपको फाइनली वर्कआउट करना होगा। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण है कार्य वो है ग्राम समाज भूमि।
ग्राम समाज भूमि की आपको पैमाइश करनी होती है। अगर किसी ने ग्राम समाज भूमि पर कब्जा कर लिया है तो उसकी आपको रिपोर्ट करनी होती है, और अवैध कब्जे को हटवाना भी आपका कार्य है। चक्रोड है, नवीन परती है, बंजर है, या कोई भी ग्राम समाज की ज़मीन है, तो उस पर अगर कोई अवैध कब्जा है उसे आपको हटवाना भी पड़ेगा, चाहे वो न्यायालय के आदेश से हो, चाहे वो प्रशासनिक आदेश से हो। और चक्रोड तो आपको खुलवानी ही खुलवानी है। चक्रोड अगर किसी ने दबा लिया है तो आप उसको तुरंत खुलवाएंगे, ये आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके बाद अगला कार्य है भू राजस्व का निर्धारण। किस किसान से कितना लगान वसूल किया जाना है वो आप कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद एक जमाबंदी तैयार की जाती है जिसमें इस बात का पूरा विवरण होता है खातावार कि किस किसान से कितना लगान वसूल करना है, और वो आप जमाबंदी तैयार करके संग्रह अमीन को हैंडओवर करते हैं और वो उसकी वसूली करता है। अगला जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है दैवीय आपदा की सूचना। आपके हलके में किसी भी गांव में कोई अग्निकांड हो जाए, किसी की मृत्यु बाढ़ से हो जाए, बरसात से हो जाए, किसी का घर गिर जाए, किसी घर में आग लग जाए, या और भी कोई दैवीय आपदा आ जाए, तत्काल आपको उसकी सूचना देनी पड़ेगी तहसील में जा कर के। और उसके बाद उस व्यक्ति को जो दैवीय आपदा से प्रभावित हुआ है उसको राहत वितरण भी आपको ही करवानी होगी। आपके अपने हलके में जितने भी व्यक्ति निवास करते हैं, चाहे वो किसान हो या ना हो, हर व्यक्ति उसकी आय, उसकी जाति और उसका निवास, ये सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो प्राइमरी रिपोर्ट है वो आपके द्वारा लगाई जाती है। आप ही जांच करते हैं कि उसकी आय कितनी है, उसकी जाति क्या है और उसका अस्थायी निवास क्या है, और उसी के साथ साथ हैसियत प्रमाण पत्र भी आपके द्वारा ही रिपोर्ट लगाने के बाद जारी किया जाता है। और निर्वाचन में आपको बीएलओ का भी कार्य करना पड़ता है। एज ए बीएलओ आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है, और अगर आप सीनियर हैं तो आपको एज ए सुपरवाइज़र भी आपको ड्यूटी लगाई जा सकती है किसी भी निर्वाचन में, चाहे वो इलेक्शन लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे ग्राम पंचायत का हो, चाहे नगर निकाय का हो, आपको बीएलओ का कार्य भी करना पड़ता है। अभी और भी बहुत सारे कार्य बाकी हैं, अगर आप थक गए हों तो थोड़ा विश्राम कर लें। बाकी कार्यों के बारे में भी आपको मैं बताता हूं। बात निर्वाचन की चल रही थी, आपको बीएलओ या सुपरवाइज़र तो बनाया ही जाता है, इसके साथ साथ वोटर लिस्ट जो तैयार होती है इसको मिलान करने का कार्य ये भी लेखपाल के द्वारा किया जाता है। आपको जनपद स्तर पर बुलाया जाएगा और वहीं बैठ कर के आप वोटर लिस्टों में जो भी संशोधन हुआ है उसके बाद जो नया प्रिंट आया है उससे उसका मिलान करते हैं। इलेक्शन के दौरान जिस दिन वोटिंग होती है उसके एक दिन पहले बूथ निर्माण का कार्य आपको करना होता है। खतौनी में किसी व्यक्ति ने ज़मीन खरीदी या बेची तो न्यायालय से उसके नामांतरण का जो आदेश होता है उसको आपको खतौनी में इंदराज करना होता है। ऐसे ही अविवादित विरासत की रिपोर्ट आप करेंगे और उसके बाद उस पर जो आदेश होता है उसको आप खतौनी में दर्ज करेंगे। अलग अलग तरह की शिकायतें भी आती हैं ग्रामीण क्षेत्र से, उसकी भी जांच आपके द्वारा की जाती है बेसिक तौर पर। हालांकि जांच अधिकारी राजस्व निरीक्षक होते हैं, लेकिन जांच में सहयोग तो आपके द्वारा ही किया जाता है। ग्राम समाज भूमि के आवंटन का प्रस्ताव जो है वो एलएमसी के द्वारा किया जाता है। पात्र व्यक्तियों की सूची आपके द्वारा तैयार की जाती है और जो आवंटन पत्रावली है उसका भी गठन आपके द्वारा किया जाता है। चक्रोड की पैमाइश, सबसे ज़्यादा शिकायत चक्रोड तोड़ने की आती हैं और लेखपाल का सबसे ज़्यादा समय चक्रोड की पैमाइश में ही बीतता है।
इसी के साथ साथ आपको मुआवजे का भी आकलन किया करना होता है। जैसे अतिवृष्टि हो गई, फसलों को बहुत बड़ा नुकसान हो गया बरसात से, ओले पड़ गए या और कोई दैवीय आपदा आई, तो किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे का आकलन भी आप ही को करना होता है। और इन सब के लिए कंप्यूटर में आपको दक्ष होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट नहीं हैं तो जो हालात इस समय की है उसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा दो और महत्वपूर्ण है, कृषि गणना और पशु गणना। तो कृषि गणना और पशु गणना के लिए आपको प्रति राजस्व ग्राम जो है 2,000 रुपये मानदेय के दिए जाते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम 10,000 ही आपको दिए जाते हैं। चाहे आपके पास 6 गांव 7 गांव हो तब भी आपको मिलेगा 10,000 ही। चलिए अब वेतन और उसके बारे में, प्रमोशंस के बारे में बात करते हैं। बात करें वेतन की तो जैसा मैंने थंबनेल में लिखा है, काम कठिन है वेतन थोड़ा। 25 काम तो मैंने गिना दिए। इसके अलावा भी समय समय पर शासन के तमाम निर्देश आते रहते हैं, उन्हें भी इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी आपकी ही होती है। बेसिक लेवल पर वो काम भी जोड़ लीजिए, वो टाइम टू टाइम डिफ़र करता रहेगा। उसके बदले में सैलरी क्या मिलती है आप देख लीजिए। बेसिक सैलरी 21,700। डीए मैंने 32% जोड़ा है, इसलिए कि अगर आपका एग्ज़ाम होता है, सिलेक्शन होता है और कभी आप जब 1 आध साल के बाद ज्वाइन करेंगे तो डीए आपका 32% तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। तो ये 6,944। एचआरए आपको जो है ए बी सी कैटेगरी के हिसाब से मिलता है, मैंने बी कैटेगरी के हिसाब से 1,200 जोड़ा है। सीसीए 480 और साइकिल अलाउंस जो है वो 100 रुपये मिलता है। कुल मिलाकर के आपको जो है 30,424 रुपया जो है वो मिलेगा। और इसमें भी बेसिक सैलरी और डीए का 10% एनपीएस में कट जाएगा, तो 27,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी पर मंथ। ट्रेनिंग की बात करें तो आप ज्वाइन करेंगे तो भी ट्रेनिंग कराई जा सकती है। हो सकता है कि 6 महीने बाद ट्रेनिंग कराई जाए, हो सकता है कि साल भर के बाद ट्रेनिंग कराई जाए, क्योंकि ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ट्रेनिंग के लिए जो है जो ट्रेनिंग स्कूल्स हैं वो कितने हैं और कितने लेखपालों को ट्रेनिंग कराई जानी है। तो इस हिसाब से ये आपको तुरंत जो है पोस्टिंग भी मिल सकती है और तुरंत ट्रेनिंग भी कराई जा सकती है। बहरहाल 1 साल की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद एक एग्ज़ाम होता है और उसमें आपको 3 अटैम्प्ट करने का मौका दिया जाता है। तो ट्रेनिंग के बाद जो एग्ज़ाम है वो अमूमन हर लेखपाल क्लियर कर लेता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बात करें प्रमोशन की तो प्रमोशन में पहला प्रमोशन आपका होता है रेवेन्यू इंस्पेक्टर या राजस्व निरीक्षक के पद पर। और राजस्व निरीक्षक के पद पर प्रमोशन के लिए अगर आपकी सर्विस बहुत अच्छे से है, आपकी एंट्रीज बहुत अच्छी हैं, कार्य आपने बहुत अच्छा किया है, तो भी आप ये मान के चलिए कि मिनिमम 10 ईयर्स और मैक्सिमम 15 ईयर्स आपको मिल लगेगा रेवेन्यू इंस्पेक्टर बनने में, राजस्व निरीक्षक बनने में। और अगर कहीं कोई किसी वर्ष में कोई गड़बड़ी हो गई, कोई डीपी हो गई, कोई एडवर्स एंट्री हो गई, तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर बनते बनते हो सकता है आपका रिटायरमेंट हो जाए। द मैक्सिमम प्रमोशन नायब तहसीलदार तक आपका हो सकता है। और तहसीलदार तो रेयर केस में जो है बन पाते हैं, बहुत ही रेयर हैं। 100 में कहीं एक लेखपाल अगर तहसीलदार पद पर पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, अदरवाइज नायब तहसीलदार से ही इतिश्री हो जाती है। लेकिन गवर्नमेंट ने चूँकि 3 प्रमोशंस का प्रावधान रखा है तो इसलिए आपको एसीपी का लाभ दिया जाता है। 10 साल के बाद आपकी वेतन वृद्धि हो जाएगी, आपको एसीपी फर्स्ट का लाभ मिलेगा और आपकी ग्रेड पे जो 2,000 है वो 2,800 हो जाएगी। 16 साल के बाद 4,200 का ग्रेड पे मिल जाएगा और 26 साल के बाद 4,600 ग्रेड पे का लाभ आपको मिल जाएगा। आप रहेंगे लेखपाल ही, लेकिन आपके वेतन में वृद्धि हो जाएगी, पद में वृद्धि हो और या ना हो। अब बात करें छुट्टियों की तो आपको 14 सीएल मिलती है, 30 ईएल मिलती है, 1 साल का मेडिकल मिलता है,
महिलाओं के लिए 2 साल के लिए चाइल्ड केयर लीव मिलती है और सभी हॉलीडेज मिलते हैं। लेकिन इन प्रैक्टिस क्या होता है, आप किसी भी अवकाश का लाभ नहीं ले पाते हैं। होता यह है, व्यवहारिक तौर पर चाहे वो संडे हो, चाहे वो सैटरडे हो, चाहे वो कोई हॉलीडे हो, गवर्नमेंट की इतनी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट के इतने काम हैं, आपको ऑल ऑफ सडन फ़ोन जाएगा, तहसील उपस्थित हो जाइए, और आपको तहसील आना पड़ता है। तो भले ही ऑन पेपर इतनी सारी छुट्टियों की सुविधाएं हैं, लेकिन इन प्रैक्टिस रेयर केस में ही आप इसका लाभ ले पाते हैं। सिर्फ इतना होता है कि 30 दिनों की जो अर्न लीव है वो आपके अकाउंट में जमा होती जाती है, और जब ये 300 दिन हो जाते हैं तो आफ्टर रिटायरमेंट आपको 10 महीने का जो लास्ट सैलरी आपको मिलती है उसका 10 टाइम्स, यानी 10 महीने की सैलरी जो है वो आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिल जाती है। बस इतना आपको इसका बेनिफिट मिल जाता है, अदरवाइज छुट्टियों को भूल जाइए। बात करें रेजिडेंस की, तो अगर उपलब्ध है तो आपको रेजिडेंस मिल जाता है। अब जो नई तहसीलें बन रही हैं उनमें आवास की सुविधा है, लेकिन होता क्या है कि लेखपाल जो हैं वो अपने परिवार को जिला स्तर पर ही रखते हैं और तहसीलों में रुकना कम पसंद करते हैं, तो अमूमन सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर रहते हैं। पोस्टिंग की बात करें तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिल जाती है। आप जिस ज़िले के निवासी हैं उस ज़िले में आपको तैनाती मिल जाएगी। तो इस तरह से मैंने लेखपाल पद से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें थीं वो मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी अगर और कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। और ये जानकारी अपने सभी साथियों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सभी ये जानना चाहते होंगे कि आफ्टर ऑल लेखपाल को करना क्या होता है, सैलरी कितनी मिलती है, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो आप प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू। देश के हर राज्य में लेखपाल या पटवारी का नेचर ऑफ जॉब जो है वो एक जैसा ही होता है। राज्य में किसी किसी राज्य में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, और साथ ही साथ सैलरी में भी 1000-2000 का फ़र्क पड़ता है। अदरवाइज सेवा शर्तें और कार्य वही होते हैं जो कि यूपी के लेखपाल के होते हैं। अब जैसे मध्य प्रदेश में या राजस्थान में है तो ट्रेनिंग 2 साल की होती है, यूपी में ट्रेनिंग 1 साल की होती है। राजस्थान में ट्रेनिंग के दौरान फिक्स पे 14,600 मिलती है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया जाता। जबकि उत्तर प्रदेश में सैलरी और साथ साथ अदर अलाउंसेज भी मिलते हैं। राजस्थान में जब पोस्टिंग हो जाती है तो 20,800 बेसिक सैलरी जो है दी जाती है और प्लस अलाउंसेज, जबकि उत्तर प्रदेश में 21,700 और अलाउंसेज। तो चलिए आइए जान लेते हैं विस्तार से कि उत्तर प्रदेश में लेखपाल को क्या कार्य करना पड़ता है और उसे सैलरी अलाउंसेज क्या मिलते हैं, छुट्टियां कितनी मिलती हैं और अन्य क्या क्या सुविधाएं हैं, प्रमोशंस के एवेन्यूज़ क्या हैं। ये सारी चीज़ें विस्तार से जान लेते हैं, तो इससे आपको देश भर के जहां भी जिस भी राज्य में लेखपाल या पटवारी के रूप में जो है आप जॉब सीख करना चाहते हैं तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं यूपी के लेखपाल के बारे में।